जैन साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार को हम जानेंगे, क्या क्या इसके बारे में, क्या क्या संविधान में कहाँ से किस भाग में जोड़ा गया है, और इसको हम कहानी के फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके हम 2 वीडियो बनाएंगे, एक इसके बाद आपको मिलेगा। हम उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी हम लिंक दे देंगे, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। आज इसको हम कहानी के फॉर्मेट में इसलिए बताएंगे क्योंकि इसे याद करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि जो परीक्षा अभी दे रहे हैं या जो अभी अभी हाल में जो एग्जाम में मतलब कंपटीशन में आए हैं, तो उनके लिए मूल अधिकार याद करना काफ़ी कठिनाई का खेल होता है। हम इसको धीमे धीमे याद करेंगे और इसे हम कहानी के फॉर्मेट में हम याद करेंगे। अगर अब तब भी आपको याद नहीं होता है तो आप समझ सकते हो कि मैं इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं अभी अभी तैयारी कर रहा हूँ, तो जिस तरह मैंने याद किए थे वो शुरू में जो मुझे परेशानी आई थी 100% वो जो अभी अभी अप्रेंटिस की तैयारी कर रहा है उसको भी होगी। चलिए आज की हम क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आती है मूल अधिकार क्या है और इसे किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। देखिए, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार ये नागरिकों के अधिकार है। ये किसी राज्य के या किसी देश के अधिकार नहीं है, ये नागरिकों के अधिकार है। मान के चलिए कोई वर्तमान में जो सरकार है भारत में, मान के चलिए जो वर्तमान में सरकार है, अगर वो चाहे कि हम कोई नया ऐसा नियम लेके आएंगे जो यूरोप में है या कोई अन्य देश में है, हम ऐसा नियम लेके आएंगे, या कोई कर है जो विदेश में है, जो वर्तमान में देश में नहीं है, जो विदेश में चल रहा है, हम वो कर लेके आए और इंडिया में लगा दे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक या तो वो हम जो जिससे झेल सकें, अगर हम झेल सकते हैं तभी वो मुझ पे लगाया जा सकता है। अब मान के चलिए हम लोग कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में रहने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे मानसून कैसा है? यहाँ उष्ण कटिबंधीय मानसून है, और यूरोप में शीत मानसून है, वहाँ ठंडे प्रदेश के लोग हैं, तो वो मेरा नियम वो नहीं झेल सकते, उनके नियम हम नहीं झेल सकते हैं। इसलिए मूल अधिकार किसी शासकीय शक्ति, मूल अधिकार क्या है कि किसी शासकीय शक्ति द्वारा किसी स्वतंत्र व्यक्ति की अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक, किसी शासकीय शक्ति, अब कोई शासकीय शक्ति जो वर्तमान में शासकीय शक्ति है, वो हम पे दबाव नहीं डाल सकती है कि आप ये कीजिए, आपको ये करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, मेरा मन है तो मैं करूंगा, नहीं मन है तो नहीं करूंगा, आपका इसमें कोई दबाव नहीं है। मतलब ये व्यक्ति को स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। पायली ने यही बात कही थी कि किसी शासकीय शक्ति से किसी स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा ही मूल अधिकार है। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि इसे विश्व में सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, या इसे किस देश ने या किस राजा ने या कहाँ के किस प्रकार से आई, और इसे हम एकदम जड़ से बताएंगे। ठीक, देखिए, सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1215 में सम्राट जॉन थे। सम्राट जॉन ने अधिकार पत्र दिया था, अधिकार पत्र जो लिखित में जो था कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके मूल अधिकार हम उन्हें दिए गए थे सम्राट जॉन ने। अब फिर समय बदला, फिर आगे थोड़े आए, फिर 1689 का समय आया, तो यही अधिकार पत्र, यही लिखित दस्तावेज बिल ऑफ राइट में कन्वर्ट हो गया। इसमें कुछ संशोधन कर दिए गए और इसे बिल ऑफ राइट बना दिया गया। अब फिर आता है दूसरे नंबर पे फ्रांस का समय। फ्रांस अब देखते हैं। फ्रांस में 1789 में जब लुई 16वां शासक था। लुई 16वां बहुत क्रूर राजा रहा है। उसने बहुत मतलब जिसको जो समझ उसके समझ में जो आया उसने वही किया अपने, मतलब एक तानाशाह राजा रहा है। फिर जब लुई 16वां को फांसी चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद नेपोलियन आता है। नेपोलियन ने अधिकार घोषणा पत्र दिए थे लोगों को, उनकी अधिकार या स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। ठीक, फिर आता है अमेरिका। अब हम अमेरिका के बारे में देखते हैं। अमेरिका में तीसरे नंबर पर अमेरिका रहा है मूल अधिकारों की लाइन, मतलब सीरीज में, क्रम में। मूल अधिकार अमेरिका में क्या? अमेरिका 1776 में आजाद हो जाता है। जब अमेरिका आजाद हो जाता है तो उसके संविधान बनने में कम से कम मतलब
1776 में आजाद हो जाता है। 1789 में जाके इसका संविधान मतलब बनता है, बन के लागू होता है। मगर इसके इसका मूल संविधान था, इसमें मूल अधिकार नहीं थे। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार, जो मूल संविधान था उसमें मूल अधिकार नहीं थे। जब नहीं थे, फिर 1991 में चौथा संविधान संशोधन हुआ था अमेरिका के संविधान में, और उसमें मूल अधिकार जोड़े गए थे, जिसे हम बिल ऑफ राइट कहते हैं। यही बिल ऑफ राइट हैं जो भारत के संविधान में लिए गए हैं, जिसे मूल अधिकार कहते हैं। यही मूल अधिकार भारत में लिए गए हैं, भारत के संविधान में जोड़े गए हैं। फिर अब देखते हैं भारत के सापेक्ष में, क्योंकि हमें अपनी परीक्षा के हिसाब से पढ़ना है और जानकारी के लिए पढ़ना है, इसलिए हमें भारत के सापेक्ष में पढ़ना पड़ेगा। और क्या है, अब देखते हैं भारत के हिसाब से। देखिए, भारत में सबसे पहले 1895 में संविधान विधेयक के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की गई थी। फिर यही समय थोड़ा बदलता रहा, फिर कांग्रेस भी जुड़ने लगी एक तरफ, दूसरी तरफ मतलब एनी बेसेंट जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया नाम से अपने आंदोलन छेड़ रही थी। फिर समय आता है 1717 से 1917 से 1919 का समय। 1900 कांग्रेस भी सक्रिय हो गई कि हाँ, भारतीयों को मूल अधिकार की जरूरत है, और क्योंकि अंग्रेज ज्यादा शोषण कर रहे थे और उस समय काफी मारकाट आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भारत में एंट्री हुई, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इसी प्रकार क्रमबद्ध चलता रहा। अब देखते हैं एनी बेसेंट ने 1725 में जब उनको मतलब कांग्रेस की महिला 1717 में उनको कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया गया था। फिर जब उन्हें इतनी मतलब पद दे दिया गया, कांग्रेस ने उन्हें इतना बड़ा मतलब पद दिया था, तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि एनी बेसेंट जब 1725 में इन्होंने भी भारत के लिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया नाम से एक अभियान छेड़ा था। उसी में उन्होंने मांग की थी कि हाँ, भारत के लोगों को मूलाधिकार की सख्त जरूरत है, और अंग्रेजों से इन्होंने डायरेक्ट बात की थी। और फिर आता है 1928 का समय। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग की थी मूल अधिकारों की। फिर जब मूल अधिकार को इसी समय चल रहे थे, महात्मा गांधी भी सक्रिय हो गए थे, और जो काफी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे इसी समय सक्रिय हो गए थे। फिर समय आता है 1931 का समय। 1931 में कराची अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन, और इसमें जो कांग्रेस थी उसने भारतीयों के मूल अधिकार के लिए पास कर दिया कि हाँ, अब हमको चाहिए, ये उनको देना ही पड़ेगा। और जब अंग्रेजों ने यह बात सुनी कि हाँ, अब भारतीय ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, तो इनको मूल अधिकार के लिए कुछ ना कुछ तो टॉफी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर इनको ये टॉफी नहीं दी तो हमें भारत में टिकना अब मुश्किल है। तो उसी समय इन्होंने टॉफी दे दी कि हाँ, तुमको हम जो अब की बार जो भारत सरकार अधिनियम आएगा, हम उसमें उसकी जिक्र करेंगे, हम वहां से अगर नहीं आएगा तो संशोधन करके हम उसमें जुड़वाएंगे, पहली बात तो हम आपको देंगे। जब इतनी बात कह दी तो भारत खुश। जब भारत खुश, फिर समय 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है। इसमें मूल अधिकार की कोई जिक्र नहीं होता है। फिर भारत वाले भड़क गए कि भाई, यहाँ पे पास कर दिया था, मतलब कराची में कांग्रेस ने पास करवा लिया था, लेकिन यहाँ पर भारत मूल अधिकारों की कोई जिक्र नहीं है। फिर एक केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। जब केस जाता है तो तेज बहादुर सप्रू नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने वकालत की थी मूल अधिकारों के लिए, उन्होंने वकालत की थी, सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी। फिर भारत स्वतंत्र हो जाता है। तब तक मतलब स्वतंत्रता से पहले मूल अधिकार ना अंग्रेजों ने दिए, काफी लड़ाई हुई, काफी आंदोलन हुए, काफी लोग मारे गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, स्वतंत्रता के बाद जब संविधान सभा गठित हुई तो एक समिति गठित हुई थी, परामर्श समिति गठित हुई। इस समिति से कहा गया कि आप 2-4-10 देशों के संविधानों को एनालिसिस कीजिए, और आप देखिए कि किस देश में ऐसे अच्छे मतलब मूल अधिकार हैं जो भारत के लिए अच्छे हैं, या भारत को उनकी ही जरूरत है। तो फिर इनकी 1-2 समितियां बनी, एक मूल अधिकार
एक होती अल्पसंख्यक अधिकारों की 2 समितियां बनी थी। इनकी ही मूल अधिकार अल्पसंख्यक एक उपसमिति बनी थी, जिनके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी और इस परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे, सरदार पटेल जी रहे थे। अब उपसमिति और ये परामर्श समिति के ही कहने पर और इनके ही सुझाव से भारत के संविधान में भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक लगभग जो संविधान मतलब अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जो संविधान के भाग 3 में जोड़े गए हैं, इसे यूएस के संविधान से बिल ऑफ राइट्स से जोड़ा गया है, मतलब लिए गए हैं और भारत के संविधान में जोड़े गए हैं। अब देखते हैं भारत और नागरिक और राज्य के बीच में से क्या संबंध है। देखिए, किसी व्यक्ति के अगर उत्थान और विकास के लिए अगर जरूरी है तो सबसे पहली बात तो इसे मूल अधिकार चाहिए। अब मान के चलिए कोई पिछड़ी जाति से आता है या कोई नीची जाति से आता है, अगर उसको हम मतलब मौलिक अधिकार नहीं होंगे उसके पास, तो उसका शोषण होगा तो 100% है कि वो अपने आप को कम समझेगा और जो एक विकास हो सकता है उसका वो विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हाँ, ये राज्य के लिए नेगेटिव होती, मतलब ये राज्य इन पर कोई ऐसी शक्ति नहीं लागू कर सकता है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार कम हो। अगर ऐसी कोई शक्ति लेके आता है राज्य, तो सुप्रीम कोर्ट उसे जीरो कर देगा। अब देखिए, अब राज्य क्या है। राज्य देखो, अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होते हैं। अब समझते हैं एक एक करके कि क्या 13 14 ऐसे करके हम समझेंगे। पहले समझते हैं 13 14, फिर इनके हम प्रकार समझेंगे कि मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 12 और 13। देखिए, अनुच्छेद 12 में लिखा है कि भारत, मतलब अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, अब राज्य क्या होता है। देखिए, राज्य यहाँ हम बताते हैं, राज्य होने के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक, पहले राज्य होने के लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। निश्चित भूभाग पहला फैक्टर होना चाहिए कि निश्चित भूभाग होना चाहिए। अब मान के चलिए ऐसा मतलब वो राज्य नहीं हो सकता है कि वो इसमें भी घुस जाए, उसमें उधर भी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीमित और निश्चित भूभाग उसके पास होना चाहिए। जैसे मान के चलिए वर्तमान में हमारा जो यूपी है उसका निश्चित भूभाग है कि उस ना तो वो एमपी से में घुस सकता है, ना एमपी वाले इधर आ सकते हैं। हाँ, उनके मतलब हम लोग, क्योंकि वो इंडिया में के लोग हैं, हम भी इंडिया के हैं, तो इसलिए हम उनके देश में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन रह भी सकते हैं, रह नहीं सकते। लेकिन हमारी जो सीमा है, यूपी की जो सीमा है, वो कभी उनके पास नहीं जा सकती, उनकी सीमा कभी इस पार नहीं आ सकती। तो ये हो गया एक राज्य के लिए। अब जैसे मान के राज्य, देश के भी ऊपर हम यही, भारत एक राज्य भी है, एक देश भी है, हम इसको देश के समरूप समझते हैं। देखिए, मान के चलिए हमारा इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान के ना तो उधर जा सकता है, ना ही पाकिस्तान वाले इधर आ सकते हैं। ठीक, अब उसी प्रकार एक सीमित बाउंड्री हो गई, सीमित क्षेत्र हो गया, मतलब सीमित भूभाग हो गया। अब समझते हैं, पहला हो गया सीमित भूभाग। अब इसका दूसरा फैक्टर क्या है राज्य होने के लिए? दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है कि एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। अब मान के चलिए जैसे वर्तमान में हमारा यूपी है, यूपी में लगभग ताजमहल है और बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उसको देखने के लिए हजारों लोग पर डे आते हैं, जाते हैं। यूपी के खुद काफी लोग बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि जो यूपी में आया तो वो उसमें यूपी की जनसंख्या में काउंट हो गया, नहीं, वो अलग है। वो आए हैं घूमने, कल चले जाएंगे, परसों चले गए, 2-4-10 दिन बाद चले जाएंगे। और जो यूपी के लोग हैं जो बाहर गए हैं, वो मतलब यूपी से बाहर चले गए तो बाहर के नहीं होंगे, वो यूपी के हैं तो यूपी में ही काउंट होंगे। दूसरा फैक्टर हो गया। अब तीसरा फैक्टर होता है इसका, एक सरकार होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए। अब सरकार में जैसे मान के चलिए वर्तमान में यूपी में किसकी, योगी जी की सरकार है। अब उस सरकार के लिए एक सामान्य नियम होने चाहिए, उसको मतलब सरकार को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए। ये फैक्टर हो गई, एक मतलब एक सरकार होनी चाहिए।
उन नागरिकों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। तीसरी चीज, एक सुव्यवस्थित कानून होने चाहिए। सुव्यवस्थित कानून के लिए कानून होने चाहिए। ये थी राज्य की परिभाषा। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब देखते हैं हम न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, अब इनको हम समझते हैं। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन में मूल अधिकारों में जोड़ा गया है कि अगर कोई कोई सरकार, मतलब राज्य की हो या देश की हो, कोई भी सरकार अगर कोई ऐसा नियम लेके आती है जो मूल अधिकारों को कम कर दे, जो मूल अधिकारों को कम करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा और जो नियम आया है उसे शून्य कर देगा। देखिए, कोई शक्तिमान के चलिए, वर्तमान में अभी एक आया था यूपी में पंचामृत करके एक योजना आई थी, पंचामृत करके, जो गन्ने की खेती को, उपज को बढ़ाने के लिए थी। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती कि अगर इससे कोई, मतलब नागरिकों के हितों की हनन हो रहा है या मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पंचामृत योजना को शून्य भी कर सकती थी। ठीक, मगर पंचामृत गन्ने की उपज के लिए एक अच्छी योजना रही है। मतलब योजना ऐसी कोई नियम नहीं मूल अधिकारों के हनन, जो मूल अधिकारों को हनन पहुंचाए, तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य कर देगी। ये था इसमें। अब सुप्रीम कोर्ट के, हाँ, ये न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। हाँ, अब इसमें दोनों कोर्ट भी शामिल होंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें करेगा अनुच्छेद 32 के तहत अगर कोई, मतलब ऐसा नियम सरकार बनाती है जो मूल अधिकारों को हनन करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसे 0 कर देगी। अब फिर हाई कोर्ट, भाई हाई कोर्ट थोड़ी पीछे हटने वाला, हाई कोर्ट कहेगा तुम भी मैं भी। हाई कोर्ट 226 के तहत हाई कोर्ट अगर केस हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट उसे हटा देगी, हाई कोर्ट उसे 0 कर देगी, उस नियम को जो मूल अधिकारों को हनन, लोगों के, नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करेगी, तो उसे 0 कर देगी। अब देखते हैं मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के मूल अधिकारों को हम देखते हैं। देखिए, मूल अधिकार, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। देखिए कौन कौन दिए गए थे? समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 से तक है, 1922 तक है, शोषण का अधिकार 23 से 24 तक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 2930 में है, संवैधानिक उपचार 32 में है, और एक संपत्ति का, ये इंपॉर्टेंट है, ये संपत्ति का अधिकार एक अनुच्छेद 31 में है। अब समझते हैं कि इसमें 7 हैं, लेकिन फिर 6, मतलब इसका 7 तो हमने गिन लिए, लेकिन 6, देखिए 1978 में जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने देखा कि लोग अपने जो उनके पिताजी हैं या उनके कोई बुजुर्ग जो हैं, वो अपने अधिकारों के, मतलब उनकी संपत्ति के लिए, जैसे मान के चलिए आप हैं, आपके पिताजी की कोई संपत्ति है जो उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। मान के चलिए कि आपके पिताजी से आपकी बनती नहीं है, आप दारू पीते हैं या और भी काफी गलत काम होते हैं जो आप करते हैं, आपके पिताजी कहते हैं मैं अपनी जायदाद के फूटी कौड़ी तुझे नहीं दूंगा, वो नहीं देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं, पहले ऐसा नहीं था। अब क्या है कि पहले आप लड़का कितना भी खराब क्यों ना हो, कितना भी खराब, पहले ऐसा था कि लड़का कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर बाप जिस दिन आंखें बंद करेगा, मतलब स्वर्ग सिधारेंगे, जिस दिन पिताजी स्वर्ग सिधारते हैं, तो उसके लड़के को ही, उसके मतलब कोई नियम नहीं होता, सीधे मिलेगी उसको उसकी संपत्ति, उनकी संपत्ति उनके बेटे को मिलेगी। लेकिन 1978 में केस आता है कि फिर संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन होता है कि फिर देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि बाप लड़का की कभी बनी नहीं, मतलब लड़के ने कभी बाप को रोटी नहीं दिया, कोई भी कभी भी ना आया, ना मिलता, ना जुड़ता, ना उनकी इज्जत करता। तो सरकार ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, कि अब या तो पिता जब जिंदा है तब ही
लड़के के नाम खेती कर दे, या फिर कोई पैतृक संपत्ति अपने लड़के के नाम कर दे, या फिर उस लड़के को ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे पिताजी या मेरे जो रिलेटिव उनका कहना है, उन्होंने जो कहा है कि वह होगा। तो अब ऐसा हो गया है कि अब डायरेक्ट नहीं मिलती, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ब्लॉक इलाक जहाँ पे जाती है खतरा खतौनी लगा के तब आपको खेती अब मिलती है। पहले ऐसा नहीं था, आप पिताजी गए लड़के के नाम, लड़के गए उनके नाती के नाम, ऐसे चलता रहता था। लेकिन अब नहीं है, अगर लड़का अब शराब दारू पीता है या कुछ भी ऐसे काम करता है जिससे पैतृक संपत्ति को हानि पहुंचती है, तो पिता चाहे तो दे, ना चाहे तो नहीं देगा। इसमें अब फिर इसमें दबाव भी नहीं है। ये अगले वीडियो में, क्योंकि इसमें सीमित है और मेरे पास अभी संसाधनों की थोड़ी कमी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है।